जय हिंद। आज हम लोग क्लास 6 साइंस का चैप्टर नंबर 6 पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। सजीव, विशेषताएं एवं आवास। ठीक है, देखिए पहली और दूसरी छुट्टियों में अनेक रोमांचक स्थानों की ओर सैर पर गए। बहुत ही रोमांचक स्थान पर ये लोग दोनों सैर पर गए हैं। ऐसा ही एक स्थान है, एक यात्रा पर वे ऋषिकेश गंगा नदी देखने गए। ठीक है, उन्होंने हिमालय की हिमाच्छादी पर्वत श्रृंखला के कुछ पर्वतों का पर्वतारोहण किया। वहाँ बहुत ठंड थी। वे हिमालय के क्षेत्र में भी गए थे, जहाँ वे लोग कुछ पर्वतारोहण किए, मतलब पर्वत पे चढ़ के देखे। वहाँ क्या था, बहुत ज़्यादा ठंड था। इस पर्वत पर उन्होंने उन्होंने ओक इस पर्वत पे वो लोग क्या देखे, तो ओक, चीर, देवदार जैसे अनेक वृक्ष को देखा। ठीक है, देखें वे लोग ये पर्वत पे कौन सा पेड़ देखे, तो ये ओक का, चीर का, देवदार का वे लोग वृक्ष देखे, जो उनके मैदानी क्षेत्र में वृक्षों की बहुत अधिक भिन्न थी। जो ऐसे नॉर्मल घर में ये लोग रहते हैं, नॉर्मल एरिया में, तो यहाँ का जो पेड़ का डिज़ाइन है वो अलग होता है, लेकिन जो पर्वत पे ये लोग पेड़ देखे, ओक का, चीड़ का, देवदार का, ये बहुत ही अलग था। ठीक है, भिन्न था। एक और अभियान में उन्होंने राजस्थान की यात्रा की। और वे लोग कहाँ घूमने गए, अब गए थे राजस्थान। 3 जगह ये लोग घूमने गए। पहले तो ये ऋषिकेश गए, गंगा नदी, दूसरा हिमालय पर्वत श्रृंखला में गए, जहाँ पास वे लोग 3 तरह का पेड़ देखे। अब वे लोग राजस्थान में गए थे। ठीक है, ऊँट पर उष्ण मरुस्थल भी घूमे। ठीक है, ऊँट पर उष्ण मरुस्थल मतलब ऊँट पर चढ़ के ये लोग उष्ण जो मरुस्थल है उस पर भी घूमे थे। यहाँ से उन्होंने नागफनी के अनेक प्रकार के पौधे एकत्र किए। और ये लोग राजस्थान में कौन सा पौधा देखे, तो नागफनी का, और इसे बहुत सारा एकत्र भी किए। अंत में पुरी गए। और लास्ट में कहाँ गए वे लोग घूमने, पुरी। ठीक है, लास्ट में वे लोग घूमने गए पुरी। उन्होंने समुद्र तट की सैर की और वहाँ कैजू राइना के वृक्ष की कतार कतार देखी। मतलब ये लोग जहाँ भी गए अलग अलग तरह के वृक्ष देखे। ठीक है, वे लोग पर्वत क्षेत्र में गए तो ओक, चीर और देवदार के वृक्ष देखा। मरुस्थल एरिया में गए तो नागफनी का देखा पौधा। ठीक है, और जब समुद्र किनारे गए तो वे लोग केजू राइना का वृक्ष देखा। इस स्थानों के भ्रमण के रोमांचक एवं उल्लासपूर्ण से भिन्न है। ये इन लोगों को क्या विचार है कि ये लोग जहाँ जहाँ भी गए वहाँ में जितने भी पेड़ पौधे थे वे एक दूसरे से काफ़ी भिन्न थे। कुछ बहुत ठंडे थे, कुछ बहुत उष्ण थे, गर्म थे, और कुछ शुष्क तथा कुछ स्थान आर्द्र थे। परंतु उन सभी स्थानों पर अनेक प्रकार के बहुत सारे सजीव थे। ठीक है, इस तरह के अलग अलग मौसम में अलग अलग तरह के पेड़ पौधे जीव जंतु पाए जा रहे थे। ठीक है, उन्होंने यह जानने की कोशिश की कि क्या पृथ्वी पर कोई ऐसा भी स्थान है जहाँ कोई भी जीव नहीं पाया जाता। बूझो ने अपने घर के आसपास के स्थानों का ध्यान किया। घर के अंदर उसने अलमारी एवं दरवाजे को देखा। उसने सोचा कि इनमें कोई सजीव नहीं होगा, परंतु उसे एक छोटी मकड़ी नजर आई। ठीक है, घर से बाहर भी वह किसी ऐसे स्थान के बारे में नहीं सोच पाया जहाँ किसी न किसी प्रकार के जीव जंतु न पाए जाते हों। आप भी ऐसा सोच के देखिए कि ऐसा कौन सा जगह है जहाँ पास जीव जंतु नहीं पाए जाते। हर जगह पाया जाता है, आपके घर में पाया जाता है, आपके बेड में पाया जाता है। उसमें भी मच्छर घर में रहते हैं, छिपकली रहती है, गार्डन में रहता है, मतलब हर जगह, नाला नाली में भी रहता है मतलब हर जगह जो है कीड़े मकोड़े जीव जंतु पाए ही जाते हैं। घर के बाहर भी वह किसी ऐसे स्थान को बारे में नहीं सोच पाया जहाँ किसी न प्रकार के जीव न पाए हो। ठीक है, पहेली ने दूर दूर के स्थानों के विषय में पढ़ना और सोचना प्रारंभ किया। उसे पता लगा कि लोगों ने जो ज्वालामुखी के मुख में से सूक्ष्म जीवों को खोज निकाला है। और इसको क्या मिला कि ज्वालामुखी के मुख में भी कुछ जीवों को खोज निकाला है। ठीक है, वैज्ञानिक लोगों ने इतना अध्ययन कर लिए। अब देखिए सजीव एवं उसका परिवेश। जो सजीव होते हैं उसका परिवेश, मतलब किस परिवेश में, किस जगह पे, कैसे मौसम में रहते हैं, इसके बारे में पढ़ते हैं। पहले हम बूझो के मस्तिष्क में एक और विचार आया। जिन स्थानों की उन्होंने सैर की वहाँ किस प्रकार के जीव पाए जाते हैं। मरुस्थल में ऊँट थे, पर्वत पर बकरी एवं याक थे, पुरी के समुद्र तट पर केकड़े एवं अनेक प्रकार की मछलियाँ थीं जिन्हें मछुआरे पकड़ रहे थे। साथ ही चींटियाँ जैसे अनेक प्रकार के जीव इस सभी स्थानों पर उपस्थित थे। इस क्षेत्र में पाए जाने वाले विभिन्न प्रकार के पौधे अन्य क्षेत्र के पौधे की प्रजातियों से भिन्न थी। ठीक है, मतलब जितने भी जगह पे ये लोग घूमे हर जगह के जीव जंतु पूरी तरह से भिन्न थे। ये विभिन्न क्षेत्र का परिवेश कैसे था, क्या उसका परिवेश भी एक समान था? आइए हम लोग क्रियाकलाप से समझते हैं।
आइए वन में भ्रमण करते हैं। यहाँ पाए जाने वाले सभी पौधे, जंतुओं एवं जंतुओं के बारे में सोचिए। एक जंगल में पाए जाने वाले जंतुओं, पौधे एवं वस्तुओं को सारणी 6.1 के कॉलम 1 में लिखिए। दूसरे क्षेत्र में पाए जाने वाले वस्तुओं, जंतुओं एवं पौधों का नाम लिखना है। ठीक है, सारणी में आपको भरना है। आप इस अध्याय से दिए गए उदाहरणों को इकट्ठा कर सारणी 6.1 को भर सकते हैं। आपके मित्र, माता पिता एवं अध्यापक ने भी जिस विषय पर विचार विमर्श कीजिए तथा तालिका में दिए गए अन्य कॉलम में विभिन्न स्थानों पर पाए जाने वाले जंतु एवं पौधों का नाम लिखिए। ठीक है, तो आपको एक कॉलम दिया गया है जिसमें आपको विभिन्न क्षेत्र में पाए जाने वाले जंतुओं और पेड़ पौधों का नाम भरना है। आप पुस्तकालय में उपलब्ध पुस्तकों की भी सहायता ले सकते हैं जिन जंतुओं, पौधों एवं खनिज के विषय में जानकारी दी गई है। ठीक है, तो कॉलम कहाँ है? पहले कॉलम देख लेते हैं है कहाँ। देखिए कॉलम दिया हुआ है, यहाँ 1 लिखना है। ठीक है, 1 लिखना है, या पर्वत क्षेत्र लिखना है, या मरुस्थल क्षेत्र, या समुद्र क्षेत्र, या अन्य स्थान। ठीक है, कैसे कैसे जीव जंतु पाए जाते हैं इसमें भरना है। 1 में मतलब कि 1 में कैसा जीव पाया जाएगा फर्स्ट में भरिए। पर्वत क्षेत्र में कैसा पाया जाता है, मरुस्थल क्षेत्र में कैसे पाया जाता है, समुद्र क्षेत्र में कैसे पाया जाता है, इस तरह से आपको पूरा भरना है। इन सारणी के प्रत्येक कॉलम में अत्यधिक छोटी बड़ी वस्तुओं व जीवों को सम्मिलित करने का प्रयास कीजिए। जिस प्रकार की वस्तुएं हमें मिलती है वे शायद जीवित जंतु या पौधे का ना हो। संभवतः ये पौधे के भाग जैसे सूखी पत्तियां या जंतु के अवशेष जैसे हड्डियां हों। हमें विभिन्न प्रकार की मिट्टी तथा रोड़ें भी मिल सकती हैं, है ना। इस तरह की अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग तरह का मिलता है, कहीं पत्थर का इलाका है, कहीं मिट्टी का, कहीं बालू का। अध्याय 3 में हम इसकी चर्चा कर चुके हैं कि समुद्र जल में लवण घुले होते हैं। हम लोग अध्याय 3 में पढ़े थे। इस प्रकार की कुछ अन्य वस्तुएं भी हो सकती है। जैसे से इस अध्याय को पूरा करेंगे सारणी 6.1 में कुछ और उदाहरण सम्मिलित करते जाएंगे। अब हम अन्य रोचक स्थानों की यात्रा करेंगे, तब सारणी के बारे में चर्चा करेंगे। पहले हम लोग और स्थान के बारे में चर्चा करते हैं, उसके बाद ये सारणी दिया है और अच्छे से भर सकते हैं। ठीक है, चलिए देखिए आवास एवं अनुकूलन क्या होता है। क्रियाकलाप 1 में आपके द्वारा सूचीबद्ध किए गए पौधे एवं जंतुओं से आपको क्या मिला? क्या आपको अनेक प्रकार के सजीव मिले? तालिका 6.1 के मरुस्थल वाले कॉलम में समुद्र वाले कॉलम को समुद्र तथा मरुस्थल के विभिन्न प्रकार के परिवेश हैं और हम इन दोनों क्षेत्रों में बिल्कुल भिन्न प्रकार के पौधे व जंतु पाए जाते हैं। देखिए क्या कह रहा है, ये जो हमारा मरुस्थल क्षेत्र है और ये पर्वत क्षेत्र है, समुद्र क्षेत्र है, ये वन क्षेत्र। यहाँ पास अगर हम अगर मान लीजिए जानवर का या फिर पेड़ पौधा का नाम लिखेंगे, पर्वत क्षेत्र में नाम लिखेंगे, मरुस्थल क्षेत्र में या समुद्र क्षेत्र में, तीनों क्षेत्र में अलग अलग प्रकार के जीव जंतु पाए जाएंगे। ठीक है, अगर मान लीजिए वन क्षेत्र में हम लोग लिख दिए हाथी। ठीक है, हाथी लिख दिए तो पर्वत क्षेत्र में हाथी नहीं, मतलब पर्वत क्षेत्र अगर बर्फीला इलाका वाला पर्वत क्षेत्र है तो उस बर्फ क्षेत्र में हाथी नहीं पाया जाता है। ठीक है, मरुस्थल क्षेत्र में तो ऊंट पाया जाएगा, हाथी नहीं पाया जाता है। समुद्र में हाथी क्या करेगा, उसमें तो मछली पाई जाएगी। ठीक है, तो हर क्षेत्र में अलग अलग तरह के जीव जंतु रहते हैं, यही कहने का मतलब है पूरा। आइए दो भिन्न प्रकार के परिवेश मरुस्थल तथा जल में दो जंतुओं, देखिए यहाँ उदाहरण भी दिया हुआ है। दो तरह का जंतु लिया, एक मरुस्थल क्षेत्र में तो ऊँट पाया जाएगा और समुद्र में तो मछली पाई जाती है। ऊँट का शारीरिक संरचना उसे मरुस्थलीय अब और ये क्वेश्चन बनता है कि आखिर ऊँट ही क्यों पाया जाता है मरुस्थल क्षेत्र में? क्योंकि जो ऊँट है उसका जो शारीरिक संरचना है वो मरुस्थल में रहने योग्य ही बनाया गया है, इसीलिए मरुस्थल में रहेगा। कैसे बनाया गया है तो यहाँ पास दिया होगा, हम लोग पढ़ते हैं। ऊँट के पैर लंबे होते हैं। ठीक है, क्यों रह पाता है वो, जो ऊँट होता है वो मरुस्थल में क्यों रह पाता है, नॉर्मल इलाका में क्यों नहीं? क्योंकि उसका ऊँट का जो पैर है वो लंबा होता है। ठीक है, जिससे उसका शरीर रेत की गर्मी से दूर रहता है। पैर इतना लंबा है कि रेत का जो गर्मी होगा उससे शरीर दूर रहेगा तो इजली वो रह सकता है।
उससे मूत्रसर्जन की मात्रा बहुत कम होता है। वो मतलब कह सकते हैं जो मूत्र होता है बहुत कम करता है, ठीक है? टॉयलेट बहुत कम करता है, तो जिससे उसके शरीर में पानी की मात्रा बनी रहती है। मल शुष्क होता है, जो मल होता है काफ़ी शुष्क होता है, तो पानी की मात्रा शरीर में मेंटेन रहती है। उसे पसीना नहीं आता है, याद रखें, ऊँट को पसीना या स्वेद नहीं आता, ठीक है? तो उसका शरीर मरुस्थल में जो गर्मी होती है उसको झेलने के लिए पूरी तरह पर्याप्त है। उसका शरीर जो है पैर की वजह से बच जाता है गर्मी से। वो उसका शरीर में जो पानी है इन कारणों की वजह से क्या होता है, मेंटेन हो जाता है, पसीना तो आना ही नहीं है, क्योंकि शरीर से जल का हास्य बहुत कम होता है, इसलिए जल के बिना भी वे अनेक दिनों तक रह सकते हैं, ठीक है? इसीलिए ऊँट जो है मरुस्थल में पाए जाते हैं। इस एरिया में भी वे लोग रह लेंगे, लेकिन उन्हें काफ़ी दिक्कत होगा। आइए विभिन्न प्रकार के मछलियों को देखिए, अब मछली के बारे में, ठीक है? इनमें से कुछ चित्र में दिखाया गया है, इस चित्र में आपको देखिए मछली दिखाई गई है, ठीक है, दर्शाया गया है। परंतु इतने अधिक किस्म की मछलियाँ में क्या आपको इनकी आकृति में कुछ समानताएं दिखाई दे रही है? तो इतना तरह के डिजाइन की मछलियाँ, लेकिन सबकी आकृति में कुछ समानता है। समानता क्या है कि सबकी पूंछ लगभग एक तरह की होती है, सबकी पूंछ और पंख तो सबका रहता है, ठीक है? कुछ समानताएं हैं, बाकी डिफरेंट तो बहुत है, ठीक है? इन सभी का शरीर धारा रेखीय होता है। धारा रेखीय, हम लोगों ने पिछला चैप्टर में धारा रेखीय के बारे में पढ़ा था। धारा रेखीय क्या होता है, मतलब किसी भी जीव का वैसा शरीर का डिजाइन जिसका जो मुंह होता है वो पतला हो, फिर शरीर चौड़ा हो और उसके बाद पूंछ इसका पतला हो जाए, तो ये होता है धारा रेखीय। सब मछली का जो डिजाइन होता है धारा रेखीय होता है, जिसकी चर्चा अध्याय 5 में हम कर चुके हैं। इनकी यह आकृति उन्हें जल के अंदर विचरण करने में सहायता करती है, ठीक है? मछली का शरीर चिकने हल्के सल्कों से ढका हुआ रहता है। मछली का जो शरीर है ऊपर से सल्कों से ढका हुआ रहता है, जिसके कारण क्या होता है कि वे आराम से पानी में सर्वाइव कर पाती है। ये सल्क मछली को सुरक्षा तो प्रदान करते ही हैं, साथ ही उन्हें जल में सुमग्र गति करने में भी सहायता करते हैं। इस सल्क का क्या काम है, उन्हें सुरक्षा प्रदान करते हैं और जल में एकदम सुमग्न तरीके से रहने में सहायता करते हैं। हमने अध्याय 5 में चर्चा की थी मछली के पंख एवं पूंछ चपटी होती है, हाँ पढ़ा था हम लोगों ने, ठीक है, जो उन्हें जल के अंदर दिशा परिवर्तन एवं संतुलन बनाए रखने में सहायता करती है। उसका जो पंख का क्या यूज होता है मछली का, तो दिशा परिवर्तन करने में, कहा गया दिशा परिवर्तन करने में और संतुलन बनाए रखने में उसका पंख जो है मदद करता है, ठीक है? अब देखिए मछली का गिल होता है, क्लूम होता है, ठीक है, जो उसे जल में श्वसन लेने में सहायता करता है। मछली के शरीर में क्लूम होता है, जो पानी में भी वे लोग सांस ले सकते हैं। मान लीजिए ऊँट को आप डाल दीजिए पानी में, तो उसका शरीर में क्लोम तो है ही नहीं, सांस तो ले ही नहीं पाएगा, वो तो मर जाएगा, ठीक है? इसलिए मछली ही पानी में रह सकती है, बाहर नहीं रह सकती। हमने देखा कि मछली की संरचना उसे जल में रहने में सहायता करता है। सही बात है, मछली का शरीर का ऐसा डिजाइन बनाया गया है ताकि वो पानी में ही रह पाए। सांस लेने के लिए क्लोम है उसके पास, तैरने के लिए उसके पास पंख है, उसका पतला मुंह है, पतला पूंछ है, ठीक है, और भी बहुत सारे अनुकूलन उसका शरीर में डिजाइन में है ताकि वो पानी में ही रह पाए। तथा ऊँट की जो संरचना है मरुस्थल में रहने में सहायता करती है। ऊँट का भी शरीर का ऐसा डिजाइन है कि मरुस्थल में आराम से रह सकता है, ठीक है? अब देखिए हमने पृथ्वी पर पाए जाने वाले असंख्य प्रकार के जंतुओं में से केवल 2 उदाहरण दिया। अभी असंख्य प्रकार का पृथ्वी पे जीव जंतु है, लेकिन हम सिर्फ 2 उदाहरण से ही समझें कि ऊँट और मछली किस प्रकार से अपने क्षेत्र में रहने के योग्य है। हम देखते हैं कि सजीवों की इन सभी किस्मों में ऐसी कुछ विशिष्ट संरचनाएं होती हैं जो उन्हें अपने परिवेश में रहने योग्य बनाती है, ठीक है, जिनमें से वे प्रायः पाए जाते हैं। जिन विशिष्ट संरचनाओं अथवा स्वभाव की उपस्थिति किसी पौधे अथवा जंतु को उसके परिवेश में रहने योग्य बनाती है, अनुकूलन कहलाती है। बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी ये शब्दावली है, अनुकूलन। अनुकूलन क्या होता है, तो क्या होता है, यहाँ से जिनमें वे यहाँ से लिख सकते हैं, ठीक है, जिन विशिष्ट संरचना जैसे क्या है, जिन विशिष्ट संरचना अथवा स्वभाव की उपस्थिति किसी पौधे या जंतु को उसके परिवेश में रहने योग्य बनाती है, अनुकूलन कहलाती है, ठीक है? किसी भी जीव जंतु का जो उसका स्वभाव हो गया, उसकी शारीरिक संरचना हो गई, शारीरिक संरचना हो गई, उसका स्वभाव हो गया,
अगर किसी जीव जंतु को अगर उस क्षेत्र में रहने योग्य बना दे तो वो उसका अनुकूलन कहलाता है। विभिन्न जंतुओं के विभिन्न परिवेश में के प्रति अलग रूप से अनुकूलित हो सकते हैं। अलग अलग प्रकार के जीव जंतु अलग अलग तरह के अनुकूलन में रहते हैं, ठीक है। जैसे कि ऊँट मरुस्थल में और मछली पानी के लिए एकदम फिट है। किसी सजीव का वह स्थान जिसमें वह रहता है उसका आवास कहलाता है, ठीक है। आवास क्या है? तो किसी भी जीव का वह स्थान जहाँ वह रहता है आवास कहलाता है। अपने भोजन, वायु, शरण शरण स्थल, अन्य अवस्थाओं के लिए जीव अपने आवास पर निर्भर रहता है। आवास का अर्थ वह स्थान है या एक घर है। विभिन्न प्रकार के पौधे एवं जंतु एक ही आवास में संयुक्त रूप से रहते हैं, ठीक है। उसका घर मतलब वैसा स्थान जहाँ पास कोई जीव जंतु रहते हैं, जहाँ वे लोग भोजन करते हैं, वायु शरण लेते हैं, विभिन्न तरह के मौसम से बचते हैं, वो उसका आवास कहलाता है। अब देखिए, जमीन स्थल पर पाए जाने वाले पौधे एवं जंतुओं का आवास स्थलीय आवास कहलाता है। अब आवास भी बहुत तरह का होता है। बहुत जगह पे जीव जंतु पाए जाते हैं, स्थल पे पाए जाते हैं, ज़मीन पर पाए जाते हैं। तो वे स्थल पर पाए जाने वाले पौधे या जंतु का स्थलीय आवास हो गया। जैसे कि वन हो गया, जंगल वो पौधा है, यानी कि वो तो ज़मीन पर ही पाया जाएगा। घास के मैदान ज़मीन पे ही पाया जाएगा, घास हवा में थोड़ी होता है। मरुस्थल वो ज़मीन पे ही पाया जाएगा। क्या तटीय एवं पर्वतीय क्षेत्र ज़मीन पे ही पाया जाएगा, आसमान में तो पाया नहीं जाएगा। ये सब स्थलीय आवास के कुछ उदाहरण है, ठीक है। एक तरह का ये घर है, आवास में इस घर कह सकते हैं, ज़मीन का घर। वन में कौन कौन रहता है? एक घर टाइप का, जंगल नहीं, वो घर है। किसका घर है? तो जानवरों का घर है, वे लोग वहीं रहते हैं। घास के मैदान में बहुत सारे कीड़ा मकोड़ा रहते हैं, मरुस्थल में तो ऊँट रहता है, ठीक है। अब अगला है जलाशय। देखिए अगला दिया हुआ है जलाशय, दलदल, झील, नदियाँ एवं समुद्र में पाए जाने वाले जंतु जल में रहते हैं, इसे जलीय आवास कहते हैं। जो जल में रहते हैं वे जलीय आवास। किस में रहते हैं? तो कोई जलाशय में रहेगा, कोई दलदल में रहता है, जैसे मगरमच्छ रहता है। झील में, नदी, समुंदर, यहाँ जहाँ पौधे एवं जंतु जल में रहते हैं जलीय आवास कहलाता है। विश्व के विभिन्न भागों में पाए जाने वाले वनों, घास के मैदानों, मरुस्थलों, तटीय एवं पर्वतीय क्षेत्रों में भी बहुत विभिन्न विशेषताएं हैं। यह सभी जलीय आवासों के लिए भी सत्य है, ठीक है। किसी आवास में पाए जाने वाले सभी जीव जैसे कि पौधे एवं जंतु अनेक उसके जैव घटक है। देखिए जैव घटक क्या होता है, बहुत ही ज़रूरी है और समझिए। किसी आवास में पाए जाने वाले सभी जीव जैसे कि पौधे एवं जंतु उसके जैव घटक है। मतलब किसी भी आवास में पाए जाने वाले पौधे और जीव जंतु मिलजुल के सारे रह रहे हैं तो वे उसका जैव घटक है। जैसे कि मान लीजिए ये एक जंगल है, ठीक है। ये जंगल बना दिए हैं, अजीब सा जंगल बना दिया, और यहाँ से एक नदी पार हो रहा है, इधर भी जंगल है, घर भी है एक ठो, उसके बाद जंगल है। तो ये पूरा जो आवास है, घर है, इसमें सब मिलजुल के रह रहा है, ठीक है। इतना एरिया है तो यहाँ जानवर भी रह रहे हैं, जंगल में पानी में मछली रह रही है, इधर आदमी रह रहा है, पेड़ पौधा रह रहा है, तो सब मिलकर एक साथ में रह रहे हैं, ठीक है। तो क्या हो गया? जैव घटक हो गया। जैसे कि चट्टान, मिट्टी, वायु, ठीक है। अब अगला है, ठीक है, अगला चीज़ है। तो जैव घटक में क्या क्या हो गया? जैव घटक में क्या क्या आ गया? जैव घटक में कौन कौन रहते हैं? तो पौधा और जीव जंतु रहते हैं, ठीक है। अब देखिए अजैव घटक, जिसमें चट्टान, मिट्टी, वायु, जल जैसी अनेक निर्जीव वस्तुओं के आवास को अजैव घटक कहते हैं। अजैव घटक क्या है? जहाँ पास निर्जीव वस्तुएं रहते हैं एक साथ, जैसे कि मिट्टी, चट्टान, चट्टान में वायु भी हो सकता है, जल भी हो सकता है, तो ये सब निर्जीव है लेकिन सब साथ में रहते हैं। अगर मिट्टी है तो जाहिर सी बात है वहाँ का वो पत्थर चट्टान तो रहेगा ही, ठीक है। उसमें वायु तो रहेगा ही, ठीक है। ये सब निर्जीव चीज़ है लेकिन एक साथ रहते हैं, तो ये क्या है? अजैव घटक है। और जहाँ सजीव लोग एक साथ रहते हैं वो जैव घटक है। जैव और अजैव घटक समझ में आया आपको? देखो सूर्य का प्रकाश एवं ऊष्मा भी परिवेश में अजैव घटक, सूर्य का प्रकाश भी रहता है, ऊष्मा भी रहता है, तो ये भी अजैव घटक में आ गया। मतलब जैव घटक, ठीक है। मतलब जैव घटक और इधर अजैव घटक। तो इसमें क्या होता है? इसमें सजीव लोग रहते हैं, सजीव लोग, इसमें सब निर्जीव लोग मिलजुल कर रहते हैं, ठीक है। आगे देखिए, हम जानते हैं कुछ पौधे
बीजों से उगते हैं। आइए बीज के अंकुरण के नए पौधे बनने की प्रक्रिया में कुछ अजैव कारकों की भूमिका का अध्ययन करते हैं। अब हम लोग कुछ क्रियाकलाप के माध्यम से समझते हैं कि जो जैव घटक है यानी जो सजीवों का एरिया है उसमें जो कोई पौधा अनुकूलन अनुकूलन क्या कह सकते हैं इसको हम लोग, अनुकूलन, ठीक है, अनुकूलन से लेकर बड़ा पेड़ कैसे बनता है उसके बारे में कुछ क्रियाकलाप से और कुछ हम लोग पढ़कर समझते हैं। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। अपने परिवेश में होने वाले परिवर्तन के साथ सामंजस्य स्थापित करने के लिए कुछ जीवों में थोड़ी समय के लिए परिवर्तन हो सकते हैं। उदाहरण के लिए, यदि हम मैदानी क्षेत्र में रहते हैं और अचानक ही ऊंचे पर्वत क्षेत्र में चले जाते हैं तो हमें कुछ दिन तक श्वसन लेने में और शारीरिक व्यायाम में असुविधा हो सकती है। बिल्कुल हो सकती है। अगर हम लोग अपना परिवेश चेंज करते हैं यानी अपना जगह चेंज करते हैं तो हमें वहाँ काफ़ी असुविधा होगी। मान लीजिए अभी आप रहते हैं नॉर्मल इलाका में रहते हैं, जैसे कि मान लीजिए आप किसी झारखंड या बिहार क्षेत्र में रहते हैं, तो अगर यहाँ से आपको अचानक आपको शिफ्ट करना पड़े राजस्थान, ठीक है, राजस्थान गर्मी वाले इलाके में, तो वहाँ रहने में आपको काफ़ी तकलीफ़ होगा। ठीक है, तो यहाँ उदाहरण में क्या बोल रहा है कि अगर आप मैदानी इलाका में रह रहे हैं, मतलब बिहार क्षेत्र में मान लीजिए रह रहे हैं और वहाँ से अचानक आपको पर्वतीय क्षेत्र में भेज दिया गया जहाँ बहुत ठंड होती है, तो आपको क्या होगा, श्वसन लेने में, सांस लेने में परेशानी होगी, आपका शारीरिक व्यायाम में असुविधा होगी। ठीक है, पहाड़ पर हमें तीव्र गति श्वसन लेना पड़ता है। कुछ दिन बाद हमारा शरीर पर्वतीय क्षेत्र के वातावरण के प्रति अपने आप को ढाल लेता है। धीरे धीरे हमारा शरीर आदत ढाल लेता है कि हमें इसी तरह से सांस लेना, लेकिन स्टार्टिंग में प्रॉब्लम होगी तथा हमें श्वसन लेने में कोई परेशानी नहीं होती। मतलब धीरे धीरे जब हमारा शरीर उस वातावरण के लिए अनुकूलित हो जाता है तो हमारा शरीर को कोई परेशानी नहीं होती है। अल्पावधि में किसी एक जीव के शरीर में होने वाले छोटे छोटे परिवर्तन को ये क्या कहता है, पर्यानुकूलन। क्या कहते हैं, पर्यानुकूलन। पर्यानुकूलन क्या होता है, 1 मिनट देखिएगा, बंद हो गया ये, सॉरी। पर्यानुकूलन क्या होता है कि जब हम लोग अपने शरीर में छोटा छोटा परिवर्तन करते हैं तो पर्यानुकूलन है। यह परिवर्तन हजारों वर्षों में हुए अनुकूलन से भिन्न होता है। ठीक है, मान लीजिए आप 10-20 साल तक, आप 20 साल के एज तक मैदानी क्षेत्र में रहे और अचानक ही आपको चला जाए पर्वतीय क्षेत्र में, तो वहाँ क्या होगा कि आपका जो शरीर है 20 साल तक इस मौसम में रहने के लिए ढल चुका है, एकदम अनुकूलित है, कोई प्रॉब्लम नहीं होता। लेकिन वहाँ जाने के बाद क्या होगा, अचानक से आपका शरीर चेंज हो, मतलब आपको प्रॉब्लम होगा सांस लेने में, वहाँ रहने में, आपके शरीर में आपको ठंडा लगेगा, बीमार हो जाएंगे। तो धीरे धीरे आपका शरीर आदत डालेगा, तो छोटा छोटा आपका शरीर जो है ऑटोमेटिक परिवर्तन करने लगेगा कि आपका जो श्वसन सिस्टम है अपने आप चेंज होने लगेगा कि हाँ मुझे अब ठंडा में ही सांस लेना है। तो उसको जो छोटा छोटा परिवर्तन है उसको ही बोलते हैं पर्यानुकूलन। ठीक है, तो देखिए क्रियाकलाप एक दिया गया है, क्रियाकलाप से हम लोग आगे पढ़ते हैं। ठीक है, ये चैप्टर काफ़ी लंबा है लेकिन हम लोग एक ही क्लास में ख़त्म करेंगे। अध्याय 4 में किए गए क्रियाकलाप 7 का स्मरण कीजिए। इस क्रियाकलाप में चक्के और मक्का के बीज से अनुकूर निकल गया था। अध्याय 4 में हम लोगों ने एक क्रियाकलाप किया था जिसमें एक मक्का का बीज और एक चना के बीज का हम लोग अनुकूरण किए थे, अर्थात अनुकूलित हो गया। यह बीज में नए पौधे प्रारंभ हो गए थे। बिल्कुल, अगर आपको क्रियाकलाप याद होगा तो हम लोग देखा था कि हम लोगों ने एक मक्का का और एक चना का बीज को हम लोगों ने अनुकूलित किया था। तो उसमें से क्या था कि जो चना का बीज था, इस तरह से होता है ना चना का बीज, इसमें से इधर से पौधा और इधर से जड़ निकलने लगे थे। ठीक है, तो मक्का में भी कुछ बीज के एक ढेर को एक अलग कर दे तथा शेष को एक दिन के लिए पानी में भिगोने के लिए रख दे। क्या कीजिए कि एक बीज को आप क्या कीजिए, मान लीजिए बहुत सारे इस तरह से बीज है, छोटा छोटा बहुत सारा बीज है, इसमें से क्या कीजिए किसी एक बीज को उठाकर साइड में रख दीजिए, बाकी जितना बीज बचा इसको पानी में डुबा दीजिए। यही काम कीजिए एक दिन। ठीक है, भीगे हुए बीजों को 4 हिस्से में बांट दिया। अब जो बीज भीग चुका है, अब देखिए मान लीजिए, अच्छा से समझते हैं। ठीक है, फिर क्रियाकलाप को हम लोग करके समझते हैं। मान लीजिए आपके पास 9 बीज है, 3
9 गो बीज है, ठीक है। 9 में से एक बीज को हम लोग साइड रख दिए, तो कितना बच गया? 9 बीज में से एक बीज साइड रख दिए तो कितना बचा? 8 गो, ठीक है। 8 गो बीज को इस सब को पानी में डाल दिए। किस में डाल दिए? पानी में डाल दिए। अब पानी में डालने के बाद हम क्या किए? इसमें से आधा बीज को साइड कर दिए, 4 गो को अलग और 4 गो को अलग कर दिए, ठीक है। 4 गो एक जगह और 4 एक जगह, दोनों को हम लोग अलग अलग कर दिए। अब क्या करना है देखिए, डुबा कर रखिए 3-4 दिन पूरी तरह पानी में डुबा कर रखिए। और बीजों में से एक भाग को धूप के कमरे में तथा दूसरे भाग को पूरे अंधेरे क्षेत्र में रख दीजिए। अब ये जो 2 भाग किए इसमें से एक जो भाग है इसको धूप में रख दीजिए और एक को अंधेरा कमरा में ले जाकर रख दीजिए। जैसे कि अलमारी जिसमें धूप नहीं जाता। अंतिम भाग को बहुत ही ठंडे वातावरण में रखें, जैसे कि रेफ्रिजरेटर या उसके चारों ओर बर्फ लगे हों। इन तीनों भागों को प्रतिदिन जल में नम रखें और अधिक जल को निकाल दें। अच्छा, हम लोगों ने एक लाइन छोड़ दिया था, जो हम लोगों का जो बीज है ना उसको 3 भाग में बांटना है, ठीक है। आपका जो बीज था जो पानी में डुबाए थे उसको आप 3 भाग में बांट लें, ठीक है। 3-3 भाग में हम लोग बांट लिए। एगो को रख दिए धूप में, एगो को रखे धूप में, एगो को रखे अंधेरा में अलमारी के नीचे, ठीक है। अलमारी के नीचे रख दिए और एगो को रख दिए फ्रिज में। और रेगुलर इसको देखिए और इसमें भी सूखने मत दीजिए, हल्का हल्का पानी देते रहिए ताकि तीनों सूखे भी ना। और इसको रेगुलर उसका देखिए कि क्या हो रहा है, दिन प्रतिदिन इसमें क्या क्या चेंजेज आती है। जल को निकाल दें। कुछ दिन बाद आप देखेंगे कि क्या सभी 5 भाग समान रूप से अनुकूलित होते हैं। आप चेक कीजिए कि जो 3 जगह हम लोग ग्रुप में रखे थे, 3-4 जगह, एक वो साइड में रख दिए थे शुरू में, तो ये चारों में जो है कौन जल्दी अनुकूलित होता है, आप चेक कीजिए एक बार। 5 बार। क्या आप सूर्य से दूर रखे गए और अत्यधिक ठंडे परिवेश में रखे गए भाग में अनुकूलन की दर में कमी या कोई भी अनुकूलन नहीं देख पाते? देखिएगा आप लोग क्या होता है कि आपने पाया कि वायु, जल, प्रकाश तथा ऊष्मा जैसे अनेक घटक सजीवों के लिए अत्यंत आवश्यक है। वास्तव में ये अजैव कारक सभी सजीवों के लिए महत्वपूर्ण है। मतलब जितने भी सजीव हैं, ठीक है, मतलब जैव घटक है, सजीव है, पेड़ पौधे, उन लोगों के लिए अजैव घटक महत्वपूर्ण है। मतलब कि अजैव घटक में सूर्य का प्रकाश, पानी, ये सब चीज़ बहुत महत्वपूर्ण होता है, ठीक है, बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। हम देखते हैं कि सजीव बहुत ठंडे और बहुत उष्ण परिवेश में भी पाए जाते हैं। यह ऐसा नहीं है कि ये जीव इस विषय परिवेश में जीवित रहने के लिए किसी विशिष्ट व्यवस्था को अपनाते हैं। यह अनुकूलन काम आता है, ठीक है। मतलब ऐसा नहीं कि उस व्यवस्था में उन लोगों का रहना मतलब ऐसा परिवेश में मतलब जीवित रह पा रहे हैं, मतलब ऐसा शरीर ऐसा नहीं है। शरीर हम लोग जैसा नॉर्मल है, लेकिन वहाँ रहते रहते उनके शरीर को क्या हो गया? आदत हो गई। आदत यानी अनुकूलन में वो लोग ढल चुके हैं। अनुकूलन की अल्पकाल में नहीं होता। अनुकूलन जो होता है एकदम तुरंत अचानक से नहीं हो जाता, ठीक है, धीरे धीरे ये होता है। हजारों वर्षों से की अवधि में किसी क्षेत्र में अजैव घटकों में परिवर्तन आते हैं। वे जंतु जो इन परिवेश में प्रति अपने आप को ढाल नहीं पाते वे मर जाते हैं, ठीक है। जो मतलब देखिएगा कि जब ठंडा का जब मौसम आता है हमेशा, तो अधिकतर लोग इस ठंडा को कोई कोई झेल भी नहीं पाते, तो बहुत लोगों का डेथ हो जाता है। मतलब कि मौसम झेल ही नहीं पाता, उनका शरीर मतलब उस परिवेश में नहीं रह पाता, खुद को नहीं ढाल पाता, तो मर भी जाते हैं। केवल वे जीवित रह जाते हैं जो अपने आप को बदलते परिवेश के अनुसार अनुकूलित कर लेते हैं। वही लोग रहते हैं जो बदलते मौसम के साथ अपने शरीर को भी उस हिसाब से ढाल लेते हैं। जंतु विभिन्न अजैव कारकों के लिए विभिन्न विधियों से अपने आप को अनुकूलित कर लेते हैं। इसका परिणाम भिन्न आवासों में जीवों की विविधता का होना है, ठीक है। आइए कुछ आवासों, इनके अजैव घटकों एवं उनमें रहने वाले विभिन्न जीवों के अध्ययन करते हैं, ठीक है। अब हम कुछ जीवों का अध्ययन करते हैं जो विशेष स्थान पे पाया जाता है। जैसे कि कुछ मरुस्थल के क्षेत्र में पढ़ेंगे कि मरुस्थल में कौन कौन से जीव पाए जाते हैं, उनके शारीरिक बनावट क्या है, इस तक बारे में हम लोग पढ़ते हैं, ठीक है।
मरुस्थल के अनेक घटकों एवं ऊँट के अनुकूलन के विषय में हम पहले ही चर्चा कर चुके हैं। मरुस्थल में पाए जाने वाले जंतुओं एवं पौधों में क्या होता है, क्या उनमें भी कई प्रकार के अनुकूलन पाए जाते हैं? तो बिल्कुल पाए जाते हैं। ठीक है, देखिए मरुस्थल में बिल में मरुस्थलीय जीव, मरुस्थलीय जो जीव होते हैं ऊपर तो बहुत ज़्यादा गर्मी होता है, तो अधिकतर जो जीव होते हैं, जो ज़मीन के जीव होते हैं, वे लोग बिल बना के ज़मीन के अंदर रहते हैं ताकि उनको गर्मी कम लगे। ठीक है, मरुस्थल में रहने वाले चूहे, सांप, ऊँट की भांति भले पैर नहीं होता। ठीक है, जो चूहे और सांप होते हैं, चूहे और सांप होते हैं मरुस्थल में, उनका तो ऊँट के जैसा पैर तो होता नहीं है। तो वे लोग क्या करते हैं, दिन में तेज गर्मी से बचने के लिए भूमि के अंदर गहरे बिल में चले जाते हैं। सबसे आसान तरीका है, ऊँट का तो लंबा लंबा पैर है तो वो तो धूप से बच जाता है, गर्मी से बच जाता है। लेकिन जो चूहा सांप है वे लोग क्या करेंगे गर्मी में, वे लोग बालू के नीचे, जो मरुस्थल है उसके नीचे बिल बनाकर अंदर में रहते हैं। ठीक है, रात्रि के समय जब तापमान में कमी आती है तो ये जंतु बाहर आ जाते हैं। सिंपल, जो चूहा और सांप बिल के अंदर है, रात में ठंडा होगा तो वापस बाहर आ जाएंगे। ठीक है, मरुस्थल में उगने वाले कुछ पौधे, तो मरुस्थल में कौन कौन से जीव पाए गए? सांप, चूहा और ऊँट। ठीक है, मरुस्थल में उगने वाले कुछ पौधे को दर्शाया गया है चित्र में, देखिए 6.5 में। यह पौधे मरुस्थल के प्रति किस प्रकार अनुकूलित है? ठीक है, किस प्रकार अनुकूलित है हम लोग देखते हैं। पहले क्रियाकलाप देखते हैं। गमले में लगा एक कैक्टस तथा पत्तियों वाले एक पौधे को कक्षा में लाइए। एक कैक्टस लाइए और एक पत्तियों से लदा हुआ एक पौधा लाइए। दोनों पौधे में कुछ भाग को पॉलीथीन थैले से ढककर उसी प्रकार बांधिए जिस प्रकार अध्याय 4 के क्रियाकलाप 4 में हमने पौधे के वाष्पोत्सर्जन के अध्ययन करते समय बांधा था। ठीक है, आपको याद होगा तो हम लोग बांधेंगे, नहीं तो हम समझाते हैं। गमले में लगे पौधे को धूप में रखिए और कुछ घंटे के बाद इसका परीक्षण कीजिए। कहने का मतलब है कि आप 2 पौधा लीजिए, एक कैक्टस का पौधा लीजिए और एक नॉर्मल पौधा लीजिए। ठीक है, 2 को हम लोग पौधा ले लिए, एक कैक्टस का है इस तरह से कांटा 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 वाला, ठीक है, और एक नॉर्मल सा हम लोग छोटा सा फूल वाला पौधा ले लिए। ठीक है, अब दोनों को क्या किए हम लोग, वाइट प्लास्टिक से जो आर पार दिखाई दे दोनों को बांध दिए। ठीक है, इसको भी हम क्या किए, इसमें बांध दिए और दोनों को धूप में ले जाकर रख दिए। देखिए कैक्टस का पौधा है, चित्र में दिखाया गया है, तो नॉर्मल पौधा के बांध दिए। क्या आप दोनों पॉलीथीन थैलियों में एकत्र जल की मात्रा कोई अंतर देख पाते हैं? तो जो पौधा हम लोगों ने बांधा था, जो पौधा को हम लोगों ने, ये कांटा वाला पौधा है, प्लास्टिक में बांधा था, और ये नॉर्मल पौधा, फूल भी है इसमें, नॉर्मल पौधा को हम लोगों ने प्लास्टिक में बांधा था। तो दोनों में आप अंतर देखेंगे 1-2 घंटा बाद कि जो प्लास्टिक है, प्लास्टिक के ऊपर पानी की बूंदें जम जाएंगी। नॉर्मल पौधा में जो है बहुत ज़्यादा बूंदें जम जाएंगी, लेकिन जो कैक्टस का है इसमें पौधा में जो प्लास्टिक पे पानी नहीं जमेगा, बहुत कम जमेगा। ठीक है, मतलब वाष्पोत्सर्जन काफ़ी कम होता है मरुस्थल में पाए जाने वाले पौधे में। ठीक है, मरुस्थलीय पौधे वाष्पोत्सर्जन द्वारा जल बहुत कम मात्रा में निष्कासित करते हैं। ठीक है, मरुस्थलीय पौधे में पत्तियां या तो अनुशासित होती हैं, अनुशासित क्या है, मरुस्थल में जितने भी पौधे पाए जाते हैं या तो उसमें पत्तियां अनुपस्थित होती, मतलब पत्ता होता ही नहीं है, अथवा अथवा कुछ बहुत छोटी होती, या तो बहुत छोटा पत्ता होगा या फिर होगा ही नहीं। ठीक है, कुछ पौधे में पत्तियां कांटे का रूप ले लेती है, जो पत्ता है वो कांटा का रूप ले लेता है, पत्ता भी नहीं रहता, वो कांटा बन जाता है पत्ता। ठीक है, सूल, कांटा क्या बोले, सूल कहेंगे। इससे पत्तियां में होने वाले वाष्पोत्सर्जन में होने वाले जल ह्रास में कमी आती है। ठीक है, इसमें क्या होता है कि जो पौधा है उसमें जो जल की मात्रा है, वाष्पोत्सर्जन तो बहुत कम होता है, जिससे जल का ह्रास बहुत कम होता है। नागफनी में पत्ती जैसे जिन संरचना को आप देखते हैं वह वास्तव में इसका तना होता है। नागफनी में जो हम लोग पत्ता देखते हैं वो पत्ता नहीं होता, वो उसका तना है, पत्ता होता ही नहीं है, खाली कांटा रहता है इस तरह से। ठीक है, कांटा रहता है। इन पौधों में प्रकाश संश्लेषण सामान्य तने में, प्रकाश संश्लेषण पत्ता से होता नहीं, पूरा तना से ही लोग प्रकाश संश्लेषण कर लेते हैं। तना एक मोटी
मोटी परत से ढका होता है जिसमें पौधे को जल संरक्षण की सहायता मिलती है। एकदम मोटा परत से वो ढका रहेगा ताकि जल संरक्षण अंदर में बना रहे। ठीक है। अधिकतर मरुस्थलीय पौधे में जल एवं वाष्पोत्सर्जन के लिए मिट्टी में बहुत गहरी तक चली जाती है, और जितना भी मरुस्थल पौधा रहता है तो उसका जो जड़ होता है काफ़ी नीचे तक जाता है, ज़मीन के काफ़ी अंदर तक जाता है। ठीक है। अब पर्वत क्षेत्र पढ़ते हैं। पर्वत क्षेत्र में पाए जाने वाले जंतु और पौधे किस प्रकार से होते हैं। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। देखिए, पर्वत क्षेत्र, ये आवास क्षेत्र सामान्यतः बहुत ठंडे होते हैं। पर्वत क्षेत्र में जो पेड़ पौधे पाए जाते हैं उस वैसे तो वह जो एरिया है, क्षेत्र है, बहुत ठंडा होता है और इनमें तेज हवा चलती है। कुछ क्षेत्र में शीतकाल में हिमपात भी होता है, बर्फ भी पड़ता है। पर्वत क्षेत्र में पौधे एवं जंतुओं की अनेक प्रजातियां पाई जाती है। क्या आपने चित्र 6.6 में दर्शाए गए वृक्ष को देखा? देखिए, ये जो पेड़ चित्र दिया हुआ है आपका, इसमें वृक्ष कैसा है, वृक्ष का डिजाइन देखिए। आगे देखिए, यदि आप पर्वतीय क्षेत्र में रहते हैं अथवा वह घूमने गए हैं तो आपने ऐसे अनेक वृक्ष देखे होंगे, परंतु क्या आपने ऐसे वृक्ष के अन्य क्षेत्रों में भी देखा? ये पर्वत क्षेत्र का जो वृक्ष है, ये सिर्फ वृक्ष पर्वत क्षेत्र में ही पाए जाएंगे। ऐसे नॉर्मल इलाके में आप अगर कहीं देखे हैं तो बताइए। ठीक है। ये वृक्ष अपने आवास में विद्यमान परिस्थितियों में रहने के लिए किस प्रकार अनुकूलित है? ठीक है, ये वृक्ष सामान्यतः शंक्वाकार होते हैं तथा इनकी शाखाएं तिरछी होती है। तिरछी होती है। इनमें से कुछ वृक्षों की पत्तियां सुई के आकार की होती है। इससे वर्षा का जल एवं हिम सरलता से नीचे की ओर सिरक जाता है। तो जो पर्वत क्षेत्र में पेड़ पौधे पाए जाते हैं वो कैसे होते हैं? तो सबसे पहले तो शंक्वाकार होते हैं, शंकु के जैसा होता है, इस तरह से। ठीक है, इस तरह से होते हैं। और इसकी जो वृक्ष की पत्तियां होती है सुई की तरह लंबी होती है, इस तरह से होता है। पत्ता इस तरह से पेड़ में जुड़ा हुआ है, इस तरह से इसका सुई की तरह लंबा लंबा पत्ता होता है। ठीक है। और वर्षा का जल क्यों पत लंबा लंबा होता है? क्योंकि वर्षा का जल और इसमें जो बर्फ़ इसमें टिकता नहीं है, ऐसे ढल जाते हैं। यहाँ बर्फ़ पड़ेगा इस पर और यहाँ से ढल कर नीचे गिर जाएगा, अंदर बर्फ़ जाएगा ही नहीं। ठीक है। पर्वत पर इन वृक्षों की अधिक भिन्न आकृति एवं आकार वाले वृक्ष भी मिलते हैं। पर्वत पर जीवित रहने के लिए हमें कुछ अन्य प्रकार के अनुकूलन हो सकते हैं। ठीक है। पर्वत क्षेत्र में पाए जाने वाले जंतु भी यहाँ की परिस्थितियों के प्रति अनुकूलित होते हैं। अब तो पेड़ पौधा तो अपना डिज़ाइन ऐसा सेट कर लिया है कि वहाँ आराम से रह लेगा। एक तो शंक्वाकार है ताकि उस पर बर्फ़ पड़ेगा तो फिसल के गिर जाएगा। पत्ता इतना पतला पतला सुई जैसा है कि पत्ता पे तो बर्फ़ टिकेगा ही नहीं, खुद पतला है, वो बर्फ़ क्या टिकाएगा, वो फिसल कर नीचे गिर जाएगा। ठीक है। अब देखिए जंतु लोग कैसे रहते हैं वहाँ बर्फ़ क्षेत्र में। पर्वत क्षेत्र में पाए जाने वाले जंतु भी वहाँ की परिस्थितियों के प्रति अनुकूलित होते हैं। उनकी मोटी त्वचा या फर ठंड से उसका बचाव करती है। उनकी जो त्वचा होती है काफ़ी मोटी होती है तो उसका ठंड से बचा लेती है। ठीक है। उदाहरण के लिए शरीर को गर्म करने के लिए याक का शरीर लंबे बालों से ढका रहता है। देखिए याक है, इसका पूरा शरीर लंबा लंबा बाल से ढका हुआ रहेगा ताकि इसको ठंड ही ना लगे। पहाड़ी बकरी के मजबूत खुर उसे डालदार चट्टानों पर चढ़ने दौड़ने के लिए अनुकूलित बनाती है। अब जो बकरी होती है वहाँ की, उसका जो पैर ऐसा डिज़ाइन से बना रहता है किसी भी पर्वत वाले पहाड़ पत्थर वाले इलाके में आराम से चल सकती है वो। ठीक है। जैसे जैसे हम पर्वतीय क्षेत्र के ऊपर चढ़ते जाते हैं परिवेश का स्वरूप बदलता जाता है और हमें विभिन्न ऊंचाइयों पर पाए जाने वाले जीवों के अनुकूलन में विभिन्नता दिखाई देती है। ठीक है। अब देखिए घास के मैदान के बारे में पढ़ते हैं कि वहाँ पर किस प्रकार से जानवर रहते हैं और निवास करते हैं। ठीक है। शेर वन में अथवा घास में रहता है। शेर कहाँ रहता है? या तो वन में रहेगा या तो घास स्थल में रहता है। तथा अन्य ऐसी शक्तिशाली जंतु है जो हिरन जैसे जंतुओं का शिकार कर उन्हें मारकर खाता है। शेर है नॉर्मल जो हिरन है, जंतु छोटे छोटे हैं, उन्हें मारकर ये खाता है। ठीक है। यह मटमैले रंग का होता है। कैसा रंग का होता है शेर? मटमैले, भूरे, हल्के भूरे रंग का होता है। एक शेर एवं हिरन का चित्र देखिए, एक शेर और हिरन का चित्र आप देखिए।
इन दोनों जंतुओं की आँखें उसके चेहरे पर इस प्रकार होती है कि वे चेहरे के सामने अथवा पार्श्व में किसी भी जो शेर है और हिरन है, तो दोनों का जब आँख देखेंगे ना तो पार्श्व साइड होगा, यानी कि इस साइड होगा एगो तो एगो सर के दूसरे साइड होगा। ठीक है, यानी कि ये चारों तरफ ये देख सकते, इधर से राइट साइड पूरा कवर कर लेंगे, एक लेफ्ट साइड, मतलब हर तरह इनकी नज़र दौड़ती है। बाकी जो जीव है या फिर हम लोग हैं तो हम लोग का सामने सामने दोनों रहता है आँख, लेकिन ये लोग का क्या है, वो इस साइड आँख है, वो इस साइड आँख है। जैसे कान हम लोग का रहता है वैसे ही लोग का आँख रहता है। किसका, हिरन और शेर लोग का। ठीक है। ठीक है, आँखें हो गई। शेर के अगले पैर के नखर लंबे होते हैं, मतलब अगला पैर का जो नाखून है, ठीक है, काफ़ी लंबे होते हैं, जिन्हें वे पंदानुगलियों के अंदर खींचकर छिपा लेते हैं। मतलब कह सकते हैं कि शेर जो है ना, शेर के जो नाखून होते हैं, ठीक है, मान लीजिए ये शेर का पैर है, ठीक है, शेर का पैर है, तो इसमें इस तरह का डिजाइन होता है कि ये जब ज़मीन पर चलता है तो अपने जो नाखून है, नाखून को अंदर घुसा लेता है। ठीक है, जब किसी को मारना रहता है तो नाखून बाहर निकालता है और पकड़ लेता है, मतलब नाखून छिपाने का भी जगह रहता है शेर लोग के पास। अगर मोगली आप लोग देखे होंगे तो देखेंगे शेर कान अपना नाखून निकालता है और पकड़ता है, फिर नाखून अंदर। क्या शेर की यह संरचना उसके जीवन व्यापक में सहायता करता है? तो बिल्कुल करता है। उसका मलमैटा रंग शिकार के दौरान घास के सूखे मैदान में छिपने में सहायता करता है। उसका कलर ऐसा होता है कि किसी भी घास में छुप जाएगा, सूखा घास में, तो कोई देख भी नहीं पाएगा दूर से। ठीक है, कर सकता छी। हिरन की तेज गति उसे शिकार को दूर भगाने में कर सकती है। हिरन इतना तेज दौड़ती है कि अपने शिकारी से काफ़ी दूर भाग सकती है। शेर, हिरन तथा अन्य जंतु एवं पौधे में और बहुत सी विशेष संरचनाएं होती है जो उन्हें उसके आवास में जीवित रहने योग्य बनाती है। ठीक है, अब कुछ हम लोग क्या जलीय जीव के बारे में पढ़ते हैं, समुद्र में रहने वाले जीव के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, शेर देखिए और ये हिरन का चित्र दिया हुआ है। अब समुद्र के बारे में पढ़ते हैं हम लोग। शिकार को पता भी नहीं चलता, नहीं पढ़ने से पहले थोड़ा सा और पढ़ना, उसके बाद हम लोग समुद्र के क्षेत्र में रहने वाले जीवों के बारे में पढ़ते हैं। चेहरे के सामने की आंखें उन्हें वन में दूर दूर तक शिकार खोजने में सहायता करता है। शेर का जो आंखें होती है, शेर और हिरन का दोनों साइड रहती है, तो क्या होता है, दूर दूर तक अपने शिकार को देखने में उसको सहायता करती है आंखें। एक दूसरा जंतु हिरन, जो वन एवं घास स्थल में रहता है, पौधे में कठोर तनों को चबाने के लिए इसके मजबूत दांत होते हैं, और तना और पत्ता खाना है, घास खाना है हिरन को, तो उसका दांत काफ़ी मजबूत होता है। ठीक है, तब ना मजबूती से पत्ता को तोड़ के खाएगी। ठीक है, हिरन को अपने शिकारी यानी शेर की उपस्थिति की जानकारी आवश्यक है ताकि वह उसका शिकार न बन सके और वह भाग जाए। उसके लंबे कान उसे शिकारी गतिविधियों को जानकारी देता है। हिरन का लंबा लंबा कान होता है, क्यों होता है, ताकि वो काफ़ी दूर से अपने शिकारी, यानी मान लीजिए शेर आ रहा है तो उसको भाप पाए, महसूस कर पाए, सुन पाए और वहाँ से भाग जाए। इसके सिर के पास सर और दोनों ओर स्थित आंखें प्रत्येक दिशा में देखकर खतरा महसूस कर सकती है। हिरन की तेज गति उसको शिकार से, अच्छा ये पहले ही पढ़ लिए थे हम लोग। ठीक है, आई थिंक आपको समझ में आया होगा कि हिरन और जो बाघ है, शेर है, किस प्रकार से वन में रहने योग्य अनुकूलित होते हैं। ठीक है, अब हम लोग समुद्र के बारे में पढ़ते हैं, कुछ जलीय आवास के बारे में। समुद्र में रहने के लिए मछली के अनुकूलन के विषय में हम चर्चा कर चुके हैं, हम लोग ऊपर भी किए थे चर्चा। ठीक है, समुद्र में जो मछली रहती है किस प्रकार से रहने योग्य अनुकूलित उसका शरीर है। दूसरे बहुत से समुद्री जंतुओं का शरीर भी धारा रेखीय होता है। वैसे बहुत सारे समुद्र में रहने वाले जो जंतु है उसका शरीर धारा रेखीय होता है, अभी हम धारा रेखीय समझाए थे। ठीक है, जिससे वह जल में सुमकता से चल सकते हैं। क्या स्वीडन और ऑक्सफोर्ड जैसे कुछ समुद्री ऑक्टोपस, ठीक है, स्वीडन और ऑक्टोपस जैसे कुछ समुद्री जंतुओं का शरीर आमतौर पर धारा रेखीय नहीं होता। ठीक है, कुछ जंतु ऐसे भी हैं समुद्र में, जैसे स्वीड, ठीक है, और ऑक्टोपस, ये दोनों क्या होते हैं, धारा रेखीय, इन लोगों का शरीर नहीं होता। धारा रेखीय मैंने समझाया था कि मुंह उसका पतला, शरीर चौड़ा मोटा हो सकता है और पूंछ पतला, तो ये धारा रेखीय डिजाइन है, लेकिन ऑक्टोपस का नहीं होता।
कुछ समुद्री जंतुओं का शरीर आमतौर पर धारारेखीय नहीं होता। वे जंतु की गहराई और तली में रहते हैं। ये लोग ज़्यादा तैरते नहीं हैं, आराम से तली में बैठे रहते हैं, तो और तैरने का ज़रूरत ही नहीं इन लोग का। तथा अपनी ओर आने वाले शिकार को पकड़ के खा जाते हैं। ठीक है, इन लोगों को कहीं जाने की ज़रूरत ही नहीं है, इसका और जो भी आया उसको पकड़ के खा जाते हैं। जब वे जल में चलते हैं तो अपने शरीर को धारारेखीय बना लेते हैं। अच्छा, जल में जब चलने लगते हैं तो अपने शरीर को उस डिजाइन में बना लेते हैं। जल में श्वसन के लिए इनमें गिल होता है। ठीक है, गिल होते हैं, गिल मतलब क्लोम जो मछली में ही पाया जाता है श्वसन के लिए। ठीक है, अगला है डॉल्फिन एवं व्हेल। जैसे कुछ जंतुओं को गिल नहीं होता। देखिए, अब डॉल्फिन और व्हेल है, इसमें गिल होता ही नहीं है, मतलब सांस लेने के लिए गिल चाहिए, पानी में जो रहेगा उसके गिल चाहिए ताकि वो सांस ले सके, लेकिन डॉल्फिन और व्हेल में होता ही नहीं है। ये सिर पर स्थित नासा द्वार, इन लोगों के सिर पर एक नासा द्वार होता है अथवा वात छिद्रों द्वारा श्वसन लेते हैं। ये जल में लंबे समय तक बिना सांस लिए रह सकते हैं। वे समय समय पर समुद्री सतह पर आकर श्वसन छिद्रों से जल बाहर निकालते हैं और श्वसन द्वारा स्वच्छ वायु अंदर भरते हैं। ठीक है, ये लोग समय समय पर क्या करते हैं, पानी के ऊपर आते हैं और जो भी उसका नासा द्वार में पानी गया उसको बाहर निकालते हैं और स्वच्छ वायु सांस लेते हैं, श्वसन करते हैं, फिर से पानी में चले जाते हैं और लंबे समय तक ये बिना सांस लिए ही रहते हैं। कौन? व्हेल और डॉल्फिन। ठीक है, तो आप लोग डॉल्फिन देखे होंगे, हमेशा उछलते रहती है पानी में, ऊपर आते रहती है। ठीक है, क्यों? क्योंकि वो लोग तो सांस तो ले नहीं पाएगी पानी में, तो बाहर ही आना पड़ेगा उन लोगों को। ठीक है, देखिए, क्या आपने कभी दूरदर्शन पर अथवा समुद्र जीवन पर जल क्या है चलचित्र डॉल्फिन की इस रोचक क्रिया को देखा है? आप लोग देखे ही होंगे, बहुत जगह देखे होंगे कि डॉल्फिन जो होती है हमेशा पानी में ऊपर से नीचे कूदते रहती है, मतलब उछलते रहती है। ठीक है, अब तालाब एवं झील में किस प्रकार के जीव जंतु रहते हैं इसके बारे में हम लोग पढ़ते हैं। क्या आपको तालाब, झील, नदी एवं नाले में पौधे को उगते देखा है? देखा ही होगा। यदि संभव हो तो समीपवर्ती किसी तालाब में भ्रमण कर पर जाइए और वहाँ दिखाई देने वाले कुछ पौधे को बाहर निकाल लीजिए। इन पौधों की पत्तियाँ, तने और जड़ किस प्रकार से व्यवस्थित है। आप कभी जाइए तालाब में तो देखिए कि जो पौधा है किस प्रकार से उसकी जड़ व्यवस्थित है। तो आप पानी में दो तरह का पौधा देंगे, एक पौधा की जो पानी में ही तैर रहा है और जड़ भी नीचे पानी के नीचे तैर रहा है, और एक होता है उसका फूल बाहर रहता है और जड़ एकदम ज़मीन में रहता है। ठीक है, दो तरह का पानी में पौधा रहता है। ठीक है, यहाँ दिया भी है चित्र में। ठीक है, तो चलिए हम लोग जल के बारे में पढ़ते हैं। जल में रहने वाले जो पौधे हैं किस प्रकार से रहते हैं और जंतु। इनमें से कुछ पौधे की जड़ें जलाशय की तली में मिट्टी में स्थित होती है। जैसे देख सकते हैं पौधा जो फर्स्ट में पौधा दिया हुआ है, इसकी जो जड़ है वो मिट्टी के तली में लगी हुई होती है। ठीक है, लगी होती है, चित्र में दिखाया गया। स्थलीय पौधे में जड़ मिट्टी से जल एवं खनिज पोषकों के अवशोषण का महत्वपूर्ण कार्य करती है। जो जड़ होती है मिट्टी से बहुत सारे पोषक तत्वों को अवशोषण करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। परंतु जलीय पौधे में जड़ें जो होती है आकार में बहुत छोटी होती है। ठीक है, कहने का मतलब ये है कि जैसे कि अगर कोई पौधा अगर भूमि पर है, ज़मीन है, इस पर है, कोई पौधा है या ज़मीन पर है, तो इसका जड़ ना भूमि के काफ़ी अंदर तक जाएगा। लेकिन कोई पानी के अंदर में पौधा है तो इसका जड़ ज़मीन में अंदर जाके करेगा क्या? जड़ का काम क्या होता है? पानी को अवशोषण करना, खनिज का अवशोषण। ही तो पानी में ऑलरेडी है, तो इसका जड़ जो काफ़ी छोटा होता है, यानी कि जलीय जो पौधा होता है उसका जड़ काफ़ी छोटा होता है, यहाँ दिया भी आकार में काफ़ी छोटे होते हैं। एवं इनका मुख्य कार्य पौधे की टहनियों में जमाए रखना। जड़ का मुख्य काम एक ही काम है कि जो पौधा का टहनी है, पत्ता, उसको बस खड़ा रखना, जमाए रखना। ठीक है, यही विशेष काम है। इन पौधे का तना लंबा, ठीक है, लंबा, खोखला एवं हल्की होता है। इसका तना जो होता है काफ़ी लंबा होता है, अभी से खोखला होता है, बहुत हल्का होता है ताकि पानी में तैर सके। ठीक है, आगे खोखला हल्का तना जल की सतह तक वृद्धि करता है। जो तना होता है इतना लंबा होता है कि ताकि ज़मीन से लेकर एकदम जल की सतह तक लंबा हो जाए। अगर पानी ज़्यादा गहरा हो गया तो जो पौधा होता है और लंबा हो जाएगा, पानी और ज़्यादा हो गया तो पौधा और लंबा हो जाएगा, अगर पानी सूख गया तो पौधा का साइज़ छोटा ही रहेगा। ठीक है, इस तरह का पौधा का साइज़ वृद्धि होता है। जब पत्तियाँ एवं फूल जल की सतह पर पलवन करते रहते हैं, इस तरह से होता है कि पत्ता और जो फूल है हमेशा जल पर तैरते रहते हैं, पलवन करते रहते हैं। ठीक है, कुछ जलीय पौधे जल की पूर्ण रूपेण डूबे रहते हैं। मतलब पूर्ण रूपेण कुछ जो होते हैं, जो पौधा होते हैं पूर्ण रूप से जल में डूबा हुआ रहता है। जैसे कि दूसरा वाला देखिए पूरा रूप से जल में डूबा हुआ है। ठीक है, इस तरह के भी कुछ पौधे पाए जाते हैं पूर्ण रूप से डूबे हुए। ठीक है, ऐसे पौधे सभी
भाग जल में वृद्धि करते हैं। ऐसा पौधा जो उसका सब भाग जल में वृद्धि होगा। जड़ भी जल में, पत्ता भी जल में, फूल भी जल में, सब जल में, ठीक है। इनमें से कुछ पौधे की पत्तियाँ संकरी एवं पतली रिबन की तरह होती है, ठीक है। यह बहते जल की सरलता से मुड़ जाती है और ये बहता जल के साथ ही मुड़ जाती है। अगर राइट साइड पानी बह रहा है तो उधर उसका मुँह रहेगा और लेफ्ट है तो लेफ्ट साइड ये घूम जाएगा। कुछ अन्य जलमग्न पौधे में पत्तियाँ बहुत अधिक विभाजित होती है। इससे जल के बीच में बहता रहता है और पत्तियों को कोई क्षति नहीं होती है। और कुछ-कुछ ऐसा होता है कि जो उसका पत्तियाँ होती है बहुत अधिक विभाजित होती है। मान लीजिए इस तरह का पत्ता है और यहाँ से पानी पार हुआ तो यहाँ से बीच से कट जाएगा, 2 भाग में हो जाएगा, यहाँ से पानी पार होगा। ये बहुत ज़्यादा विभाजित भी होती है कुछ-कुछ पौधे की पत्तियाँ, ठीक है। मेढक आमतौर पर तालाब में पाया जाता है। मेढक की बात करते हैं तो तालाब में पाया जाता है, ठीक है। यह तालाब के जल एवं स्थल दोनों पर रह सकता है। मेढक ऐसा होता है कि जो पानी में भी रह सकता है और ज़मीन पर भी रह सकता है। यह तालाब के जल एवं स्थल दोनों पर रह सकता है। इसके पाद लंबे एवं मजबूत होते हैं। मतलब कहने का मतलब है कि जो पीछे का जो पैर होता है काफ़ी लंबा और मजबूत होता है और उसे छलांग लगाने एवं शिकार को पकड़ने में सहायता करता है। पीछे का जो पैर देखिए मुड़ा हुआ रहता है लेकिन काफ़ी लंबा और मोटा मजबूत रहता है ताकि वो उस पैर के सहारा से उछल सके और अपने शिकार को पकड़ सके। इसके पश्चपाद यानी पीछे का पैर में जलयुक्त पदांगुलियाँ होती है जो उसे तैरने में सहायता करती है। उसकी फिंगर ऐसा डिजाइन का होता है ताकि वो पानी में आराम से तैर सके, ठीक है। हमने केवल कुछ ही जंतु एवं पौधों की चर्चा की जबकि विभिन्न आवास में रहने वाले जीवों की संख्या बहुत अधिक होती है, ठीक है, बहुत अधिक। अध्याय 4 में सुझाए गए क्रियाकलाप के अंतर्गत जब आप पत्तियों के एल्बम तैयार कर चुके होंगे तब तब आप पौधे की अनेक प्रजातियों के बारे में जानकारी कर चुके होंगे। कल्पना कीजिए कि यदि हम पृथ्वी के सभी क्षेत्रों में उपलब्ध पौधे की पत्तियों का एल्बम तैयार करें तो इनमें से कितनी कितनी विधियाँ होगी, ठीक है। मतलब कहने का मतलब है कि आपको एक एल्बम तैयार करने के लिए कहा गया था क्रियाकलाप में, ठीक है, कि इस तरह का एल्बम था कि कौन सा मतलब कि पौधा का पत्ता है जो लंबा होता है, ऐसा आप पत्ता ढूंढिए। कौन सा होता है जो छोटा छोटा होता है, कौन सा होता है जिसमें जो शाखा बनी होती है, मतलब सिरा विन्यास बनी होती है। इस तरह का सिरा विन्यास है जिसमें सीधा सिरा विन्यास बनी होती है, ठीक है। इस टाइप की मतलब जितने टाइप के पत्तियाँ हैं सबको एकत्र करने के लिए कहा गया था इस क्रियाकलाप में। अगर हम लोग करने जाएँ तो बहुत सारा हो जाएगा, आपका एल्बम ख़त्म हो जाएगा लेकिन पौधे की संख्या ख़त्म नहीं होगी, ठीक है। और हमारे आसपास के जीव, हमारे आसपास में कौन कौन से जीव जंतु पाए जाते हैं अब हम लोग ये सब पढ़ते हैं, ठीक है। हमने विभिन्न आवास के क्षेत्र की यात्रा की तथा अनेक पौधे एवं जंतुओं की चर्चा की। क्रियाकलाप 1 में हमने विभिन्न परिवेश में पाए जाने वाले जंतुओं, पौधे एवं जंतुओं की सूची बनाई। कल्पना कीजिए कि यदि हम जानना चाहें कि हमारी सूची में सजीव के कौन-कौन से उदाहरण हैं, कौन से उदाहरण, ठीक है। आइए 1 में पाई जाने वाली वस्तुओं के विषय में सोचें। वृक्ष हो सकती है, आरोही लताएं हो सकती है, विसर्पी लता, छोटे बड़े जंतु, पक्षी, सर्प, कीट, चट्टान, पत्थर, मिट्टी, जल, वायु, सूखी पत्तियाँ, मृत जंतु, छत्रक एवं मकई यानी मांस। वन में पाए जाने वाले विभिन्न वस्तुओं के उदाहरण हैं। ये सारे चीज़ वन में पाए जाते हैं, ठीक है। इनमें से कौन सजीव है, आप बताइए इनमें से कौन सा सजीव है। तो सजीव हो जाए जंतु, पक्षी, सर्प, कीट हो गया, विसर्पी लताएं, ठीक है। ये सब क्या हो गया, एक तरह का सजीव हो गया, जीवित है ये लोग। अपने चारों ओर पाई जाने वाली विभिन्न वस्तुओं के विषय में सोचिए तथा उन्हें निर्जीव एवं सजीव समूहों में बांटिए, ठीक है। निर्जीव और सजीव समूह आप लोग समझते होंगे, इन्हें बांटिए आपके आसपास में कितना है। कुछ प्रकरणों में हमारे लिए यह आसान होगा। उदाहरण के लिए हमारे घर की कुर्सी अथवा मेज जैसी वस्तुएं निर्जीव वस्तुएं हैं, ठीक है, निर्जीव, सजीव नहीं है। कुर्सी टेबल क्या सजीव नहीं यानी निर्जीव है। पहली एडवर्ड लियर द्वारा रचित कंप्लीट नॉनसेंस का यह छंद पढ़ रही है, ठीक है। एक राइटर है एडवर्ड लियर, उन्होंने एक लिखा था छंद, उसी को पढ़ रही है। क्या लिखा हुआ है हम लोग भी पढ़ लेते हैं, ठीक है। मेज ने कुर्सी से कहा, काफ़ी अच्छा है। मेज ने कुर्सी से कहा, तुम्हें पता नहीं मैं गर्मी में कितनी तपी हूँ। मेज ने कुर्सी से कहा, तुम्हें पता नहीं गर्मी में कितनी तपी हूँ एवं अपने पैरों की विवाई से यदि हम थोड़ा टहल सकते तो थोड़ा बोल सकते, प्रार्थना करो हम वायु ले सकें। मेज ने कुर्सी से कहा, मेज ने कुर्सी से क्या कहा कि प्रार्थना करो कि हम लोग भी थोड़ा टहल सकते, थोड़ा बोल सकते, थोड़ा सांस ले सकते, वायु ले सकते, ठीक है। कुर्सी ने मेज से कहा, क्या कहा, अब तुम जानती हो कभी हम सार्थक नहीं हैं, अभी हम सार्थक नहीं है, ठीक है। तुम कैसे मूर्खतापूर्ण बातें कर सकती हो जबकि तुम जानती हो हम चल नहीं सकते। मेज ने ठंडी सांस भरते हुए कहा, कोशिश करने में क्या दर्जा है, क्या हर्ज है। मेरे पास भी उतने ही पैर हैं जितने तुम्हारे। हम दो पैरों पर
क्यों नहीं चल सकते। ठीक है, कितना अच्छा लिखा हुआ है कि मेज़ ने कुर्सी से कहा, काश ऐसा हो जाता कि हम बोल पाते, चल पाते। ठीक है, तो कुर्सी क्या कह रही है कि तुम भी जानते हो ये सब व्यर्थ है। ठीक है, कैसे लिखा हुआ है आप लोग पढ़ के थोड़ा समझिए, हम समझा दे रहे हैं। मुझे व्यर्थ है क्योंकि हम लोग चल नहीं सकते, मेज़ कुर्सी बोल नहीं सकता। काफ़ी अच्छा लिखा हुआ है ये। पहेली और बूझो को कविता बहुत मज़ेदार लगी, मुझे भी लगी है, क्योंकि वे जानते हैं कि मेज़ और कुर्सी सजीव नहीं है, अतः वे ना तो चल सकते हैं, ना ही बोल सकते हैं। हम जानते हैं कि कुर्सी, मेज़, पत्थर अथवा अन्य 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 सिक्का सजीव नहीं है। इसी प्रकार हम जानते हैं कि हम जीवित हैं और हमारी ही तरह संसार के सभी मनुष्य तथा कुत्ता, बिल्ली, बंदर, गिलहरी, कीट जैसे जंतु सभी सजीव हैं। ठीक है? हमें कैसे पता चलता है कि कोई वस्तु सजीव है? कभी-कभी यह निर्णय करना इतना आसानी नहीं होता। हम कहते हैं कि पौधे सजीव हैं, परंतु वे कुत्ते अथवा कबूतर की भांति चल नहीं सकते। दूसरी ओर एक कार अथवा बस चल सकती है, फिर भी हम उन्हें निर्जीव कहते हैं। पौधे एवं जंतु समय के साथ वृद्धि करते हैं, परंतु कई बार ऐसे भी प्रतीत होता है कि जैसे कि आकाश में बादल अपने आकार में आकार में वृद्धि कर सकते हैं। तो क्या इसका अर्थ है कि बादल सजीव हैं? नहीं। तो आखिरकार हम निर्जीव एवं सजीव में अंतर किस प्रकार करेंगे? क्या सजीव में कुछ विशेष लक्षण होते हैं जो उन्हें निर्जीव पदार्थों से अलग करते हैं? तो हाँ, बिल्कुल। ठीक है? कहने का मतलब है कि बहुत सारे ऐसे लक्षण होते हैं जैसे लगता है कि ये सजीव है, निर्जीव है। जैसे कि पेड़-पौधा को सजीव कहा जाता है, किंतु वो हम लोग की तरह तो चल भी नहीं पाते। ठीक है? तो जैसे कि गाड़ी है, वो तो चल भी पाता है, लेकिन फिर भी उसे निर्जीव कहा जाता है। तो सजीव और निर्जीव होने के क्या लक्षण है, क्या गुण हैं, जिसे किसी भी वस्तु को सजीव और निर्जीव में वर्गीकृत किया जाता है, हम लोग अब पढ़ते हैं। ठीक है? अ, लक्षण होते हैं, यहाँ संभवतः कुछ लक्षण होते हैं। क्या सभी सजीवों को भोजन की आवश्यकता होती है? तो हाँ, बिल्कुल। पहला पॉइंट क्या है कि जितने भी सजीव होते हैं, उन्हें भोजन की आवश्यकता होती है। ठीक है? भोजन करेगा तभी कोई सजीव जीवित रहेगा। अध्याय 1 में हमने यह जाना कि सजीवों को भोजन की आवश्यकता होती है। भोजन हमारे लिए एवं विभिन्न जंतुओं के लिए नितांत आवश्यक है। हमने यह भी सीखा कि पौधे प्रकाश संश्लेषण द्वारा अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। जंतु भोजन के लिए पौधे अथवा जंतुओं पर निर्भर रहते हैं। ठीक है? पौधे सजीवों की उनकी वृद्धि के लिए आवश्यक ऊर्जा प्रदान करता है। सजीवों को उनके अंदर होने वाले अन्य जैव प्रक्रमों के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है। ठीक है? तो पहला लक्षण क्या है कि जितने भी सजीव हैं, उन्हें भोजन की आवश्यकता होती है। ठीक है? दूसरा है कि क्या सभी जीवों में वृद्धि परिलक्षित है? तो ये भी सही है कि जितने भी सजीव हैं, सब में वृद्धि होती ही है। क्या 4 वर्ष पुराना कुर्ता आपको कभी भी ठीक आता है? अभी भी ठीक आता है? मान लीजिए आप छोटे बच्चे हैं अभी, मतलब 4-5 साल के होंगे। अभी तो 7th क्लास है ना, 6th क्लास है ना, यानी कम से कम 8-9 साल के होंगे। तो आपका जो बचपन का कुर्ता है या कपड़ा है, जो 4-5 साल में पहनते थे, तो क्या अभी भी आपके शरीर में फिट आएगा? तो बिल्कुल नहीं आएगा। इसे आप यह इसे आप अब तो नहीं पहन सकते थे, सही बात है। क्या ऐसा नहीं है? इन वर्षों में आप लंबे हो गए हैं, ठीक है? आपको इसका आभास नहीं हो रहा है, लेकिन आप में हर समय वृद्धि हो रही है और कुछ वर्ष बाद आप वयस्क हो जाएँगे। जंतुओं के बच्चे भी वृद्धि कर वयस्क हो जाते हैं। आपने अवश्य देखा होगा कि कुत्ते के पिल्ले वयस्क हो जाते हैं और अंडे से फूटकर चूजा बाहर आता है, ठीक है? चूजा निकलता है। वृद्धि करके मुर्गी या मुर्गा में परिवर्तन हो जाता है। पौधे भी वृद्धि करते हैं। अपने चारों ओर पाए जाने वाले विभिन्न प्रकार के पौधे का अवलोकन कीजिए। इनमें से कुछ बहुत छोटे व नवजात होते हैं, कुछ 20 साल विकसित होते हैं। ये सभी वृद्धि की विभिन्न स्थितियाँ हो सकती है ना? कुछ दिनों और कुछ सप्ताह बाद पौधे को देखिए। क्या देखेंगे? आप देखेंगे कि उनकी लंबाई में वृद्धि हुई। वृद्धि सभी सजीवों में होता है, मतलब कि सजीवों में वृद्धि आवश्यक है। ठीक है? होता ही है। मतलब पहला सजीव होने का लक्षण ये है कि भोजन करता है। सभी सजीव भोजन करता है। दूसरा ये है कि सभी सजीवों में वृद्धि होती है। ठीक है? क्या आप सोचेंगे कि निर्जीव वस्तुएं वृद्धि प्रदर्शन नहीं कर सकते? तो क्या निर्जीव वस्तु वृद्धि करती है? तो अभी तो नहीं, पर देखिए क्या क्या हम श्वसन के बिना जीवित रह सकते हैं? आप देखिए, तीसरा लक्षण ये है कि जितने भी सजीव हैं, सब श्वसन करते हैं। पहला लक्षण क्या था? भोजन करते हैं। दूसरा था वृद्धि करते हैं। तीसरा श्वसन करते हैं। क्या जब हम श्वसन लेते हैं तो बाहर की वायु शरीर के अंदर ली जाती है, जब हम श्वसन छोड़ते हैं तो शरीर के अंदर की वायु बाहर निकलती है। श्वसन लेना श्वसन क्रिया का एक हिस्सा है। श्वसन में अंदर ली गई वायु की ऑक्सीजन की कुछ मात्रा का उपयोग होता है। इस क्रिया में बनी कार्बन डाइऑक्साइड को हम श्वसन के द्वारा बाहर निष्कासित कर देते हैं। गाय, भैंस, कुत्ता, बिल्ली जैसे जंतुओं में श्वसन की क्रिया मनुष्य की तरह ही होती है। इनमें से किसी भी जंतु का विश्राम की आवश्यकता में प्रेक्षण कीजिए तथा उसके उदर की गति पर ध्यान दीजिए। ठीक है? यह मंद गति उसके श्वसन लेने की क्रिया को दर्शाता है। सही बात है कि जितने भी जंतु हैं, हम लोग हैं, कुत्ता, बिल्ली है, सब सांस लेता है, श्वसन करता है।
श्वसन सभी सजीवों के लिए आवश्यक है। तीसरा पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है कि श्वसन सभी सजीवों के लिए आवश्यक है। ग्रहण के लिए भोजन में श्वसन के द्वारा ही हमारे शरीर को ऊर्जा मिलती है। कुछ जंतुओं में गैस आदान प्रदान का तरीका भिन्न हो सकता है जो श्वसन का एक हिस्सा हो सकता है। उदाहरण के लिए केंचुआ। अब देखिए, श्वसन तो सब करते हैं लेकिन सब में कुछ अंतर हो सकता है। जैसे कि केंचुआ जो होता है त्वचा द्वारा श्वसन करता है, ठीक है। मछली जो होती है गिल द्वारा श्वसन करती है, ठीक है। मतलब श्वसन तो सब कर रहे हैं लेकिन हो सकता है तरीका अलग अलग हो। जैसे कि मछली का अलग है, गिल से करती है, केंचुआ का अलग है, पूरा त्वचा से ही करता है, ठीक है। क्या पौधे भी श्वसन करते हैं? तो बिल्कुल सही बात है, पौधा भी श्वसन करता है। पौधे की श्वसन क्रिया में गैसों का आदान प्रदान मुख्यतः होता है। उनकी पत्तियां द्वारा होता है। श्वसन कहाँ करती है पेड़ पौधा? तो पत्ती द्वारा करती है। और आप लोग कहाँ करते हैं जरा बताइएगा। पत्तियां सूक्ष्म रंध्रों द्वारा वायु अंदर लेती है। पत्तियां जो होती है उसमें सूक्ष्म रंध्र होती है। पत्ता है तो इसमें छोटे छोटे छिद्र होती है, रंध्र होती है, तो उसी के द्वारा वे श्वसन करते हैं। ऑक्सीजन का उपयोग करती है और कार्बन डाइऑक्साइड वायु में निष्कासित कर देती है, ठीक है। हम जानते हैं कि प्रकाश की उपस्थिति में पौधे वायु के कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग कर भोजन बनाने के लिए करते हैं और ऑक्सीजन छोड़ते हैं, ठीक है। श्वसन क्रिया दिन और रात दोनों में ही निरंतर चलती रहती है। भोजन बनाने की प्रक्रिया में निष्कासित ऑक्सीजन की मात्रा पौधे द्वारा श्वसन में उपयोग की गई ऑक्सीजन की अपेक्षा बहुत अधिक होती है, ठीक है। अगला देखिए, श्वसन समझ में आ गया। मतलब सजीव होने के लिए भोजन जरूरी है, वृद्धि जरूरी है और श्वसन बहुत ही ज़्यादा जरूरी है। अगला पॉइंट है हम लोग का, सभी सजीव उद्दीपन के प्रति अनुक्रिया करते हैं, ठीक है। जितने भी सजीव है उद्दीपन के प्रति अनुक्रिया करते हैं। और ये क्या होता है हम लोग समझते हैं। जब आप नंगे पैर टहल रहे हों और आपका पैर अचानक किसी कांटे अथवा नुकीले वस्तु पर पड़ जाए तो आप किस प्रकार अनुक्रिया करेंगे? तो जैसे ही आपका पैर किसी कांटा पड़ेगा तो आप अचानक से अपने पैर को उठा लेंगे, ठीक है। जब आप अपनी प्रिय व्यंजक को देखते हैं और उसके विषय में सोचते हैं तो आपका अनुभव बताइए, ठीक है। ठीक। अब हम लोग देखते हैं, हो गया। अब हम लोग देखते हैं, अब अंधेरे स्थान से अचानक तेज धूप में आते हैं। कभी कभी हम लोग अंधेरा स्थान से अचानक से जब तेज धूप में आते हैं तो क्या होता है, आपकी आंखें स्वतः ही कुछ क्षण के लिए बंद हो जाती है जब तक कि वे तेज प्रकाश के अभ्यस्त नहीं हो जाती। आपका प्रिय व्यंजक तेज प्रकाश एवं काटा काटा उपरोक्त स्थितियों में आपके बाह्य वातावरण में होने वाले परिवर्तन के कुछ उदाहरण हैं। इन सभी प्रकार के परिवर्तनों के प्रति अनुक्रिया करते हैं। वातावरण में रहने वाले इन परिवर्तन को उद्दीपन कहा जाता है, ठीक है। अचानक से जो हमारे शरीर में परिवर्तन आता है वो उद्दीपन होता है, ठीक है। क्या दूसरे जंतु में भी उद्दीपन के प्रति अनुक्रिया होती है? तो बिल्कुल होती है। खाना देते समय जंतु के व्यवहार का अध्ययन कीजिए। जब हम लोग जंतु को खाना देते हैं तो जैसे ही जंतु खाना को देखती है तो अचानक से वह एकदम खुश हो जाती है। ऐसा लगता है कि मानो वो पूरा एकदम बहुत ही ज़्यादा एकदम विचलित हो जाती है। मतलब कह सकते हैं पूरा एकदम एनर्जी में आ जाती है कि मतलब ये खाना आ रहा है, ठीक है। क्या वे भोजन देखते ही अचानक अधिक चैतन्य नहीं हो जाती है? तो बिल्कुल होती है। जब तक एक चिड़िया की ओर कदम बढ़ाते हैं तो वे क्या करती है? एक जंगली जानवरों के प्रति प्रकाश डालते हैं तो वह भाग खड़े होते हैं। इसी प्रकार यदि रात्रि में आप रसोई घर में बल्ब प्रदीप कर देते हैं तो कॉकरोच अचानक अपने छिपने के स्थान में भाग जाते हैं। क्या आप जंतुओं के उद्दीपन के प्रति अनुक्रिया के कुछ उदाहरण और दे सकते हैं? ठीक है। क्या पौधे के उद्दीपन के प्रति अनुक्रिया दर्शाती है? तो पौधा भी अनुक्रिया करती है। कुछ पौधे में पुष्प केवल रात्रि के समय ही दिखते हैं। कुछ पौधे के पुष्प सूर्यास्त के बाद बंद हो जाते हैं। छुई मुई के पौधे की पत्तियां छूने पर अचानक मुरझा जाती है। यह पौधे के उद्दीपन के प्रति अनुक्रिया दर्शाती है, ठीक है। ये देखिए, एक सूर्य का प्रकाश एक गमले मतलब दिया हुआ एक क्रियाकलाप दिया हुआ है। इसमें क्या किया गया है, एक कमरे की खिड़की जिससे दिन के समय धूप आती है के पास एक पौधा रख दीजिए। खिड़की से धूप आती है, यहाँ एक पौधा रख दीजिए, ठीक है। कुछ दिन तक पौधे को नियमित जल देते रहिए। क्या यह पौधा खुले स्थान पर रखे पौधे की तरह सीधा ऊपर की ओर वृद्धि करता है? यदि यह सीधा वृद्धि नहीं करता है तो ज्ञात कीजिए कि यह किस प्रकार किस दिशा में मुड़ता है, ठीक है, किस ओर मुड़ता है। आपके विचार में क्या यह उसके उद्दीपन के प्रति अनुक्रिया है? सभी सजीव अपने वस्तु के परिवेश में होने वाले परिवर्तन के प्रति अनुक्रिया करते हैं। ये जो पौधा है जिस दिशा में धूप है उसी दिशा में बढ़ना स्टार्ट कर देगा, ठीक है। अब आगे देखिए, सजीवों में उत्सर्जन। जितने भी सजीव है उत्सर्जन करते हैं। सभी सजीव भोजन करते हैं, ठीक है। जीव इस ग्रहण के लिए हुए भोजन के संपूर्ण मात्रा का उपयोग नहीं करता। आहार के केवल कुछ ही भाग जीव के शरीर द्वारा उपयोग में आता है। भोजन के बचे हुए शेष भाग का क्या होता है, वे इसे अपशिष्ट के रूप में शरीर से बाहर निकाल देते हैं। विभिन्न जैव प्रक्रमों के फलस्वरूप हमारे शरीर में कुछ अपशिष्ट पदार्थ उत्पन्न होते हैं। सजीव के द्वारा इन अपशिष्ट पदार्थों के निष्कासन के प्रक्रम को उत्सर्जन कहा जाता है या कहते हैं, ठीक है। क्या पौधे में भी उत्सर्जन होती है? तो हाँ, पौधे में भी उत्सर्जन करते हैं, पौधे भी उत्सर्जन करते हैं, परंतु इनमें इस प्रकार का ढंग कुछ नहीं होता। कुछ पौधे यह अपशिष्ट पदार्थ पौधे के कुछ विशेष भागों में संग्रहित कर जाते हैं जिससे
पौधे का कोई हानि नहीं पहुँचता। कुछ पौधे में अपशिष्ट पदार्थों का निष्कासन स्राव के रूप में होता है। उत्सर्जन सजीवों का दूसरा सामान्य लक्षण है। सजीवों का अगला लक्षण क्या है कि जितने भी सजीव है उत्सर्जन करते हैं। ठीक है, अब आगे देखते हैं क्या सजीव प्रजनन करते हैं। तो बिल्कुल सजीव प्रजनन भी करते हैं, निर्जीव नहीं करते। क्या आपने कभी कबूतर अथवा किसी पक्षी के घोंसले या नीड़ में अंडे देखा है? नीड़ मतलब घोंसला। ठीक है, कुछ अंडे प्रतिपुष्ट होते हैं तब उससे छोटे छोटे बच्चे बाहर आते हैं। ठीक है, देखिए ये चिड़िया का घोंसला है, इसमें से बच्चे बाहर है। कुछ प्रजनन द्वारा अपने समान संतान उत्पन्न करते हैं। विभिन्न जंतुओं में प्रजनन का ढंग अलग अलग होता है। कुछ जंतु अंडे देते हैं तो कुछ शिशु निकालते हैं। कुछ जंतु शिशु को जन्म देते हैं। ठीक है, और कुछ अंडे देते हैं। पौधे भी प्रजनन करते हैं। जंतुओं की तरह पौधे में भी प्रजनन के तरीके भिन्न भिन्न होते हैं। पौधे से बहुत से पौधे बीजों द्वारा प्रजनन करते हैं। पौधे बीज उत्पादन करते हैं। हम उन्हें अंकुरित करके नए पौधे उगा सकते हैं। ठीक है, पौधे किस तरह से उग रहे हैं देखिए, बीज ज़मीन में डाला गया, धीरे धीरे ये पौधा बन रहा है। कुछ पौधे बीज के अतिरिक्त अपने कायिक भागों द्वारा भी नए पौधे उत्पन्न करते हैं। ठीक है, उदाहरण के लिए आलू के कायिका भाग से नया पौधा बना। जैसे आलू है, आलू को 2-3 टुकड़ा काट दिए और आलू को देखिए ज़मीन में डाल दिए और धीरे धीरे ये आलू पौधा का रूप धारण कर लिया, यानी कि बीज से नहीं रोपा गया इस आलू को। ठीक है, एक क्रियाकलाप दिया गया है, क्रियाकलाप देखते हैं। गुलाब अथवा मेहंदी के धड़ कलम कीजिए, मतलब कि एक डाली को काट के लाइए मेहंदी का, इसे मिट्टी में लगाइए, इसे नियमित रूप से जल दीजिए। कुछ दिनों बाद आप क्या देखेंगे, कलम से पौधा बनना सरल कार्य नहीं है। यदि आपने कलम में वृद्धि नहीं हुई तो निराश ना हो। यदि संभव हो तो एक माली से बात करके कलम में पौधे के बनने के अंतराल में की जाने वाली देखभाल की जानकारी प्राप्त कीजिए। मतलब कि अगर हम लोग किसी गुलाब के पौधा के डाली को लगाते हैं तो लगता नहीं है, कभी-कभी सूख जाता है। तो उसका बीज का क्या प्रोसेस होता है, क्या लगाने का तरीका है, कैसा मिट्टी होना चाहिए, सब किसी माली से आप पूछ लीजिए। उसके बाद गुलाब के पौधा के डाली को लगाइए। सभी सजीव प्रजनन प्रक्रिया द्वारा अपने समान अनेक संतान उत्पन्न करते हैं। ठीक है, विभिन्न जीवों में प्रजनन की विधियाँ भी भिन्न होती है। ठीक है, तो जितने भी जीव हैं उन लोगों की वृद्धि करने की जो प्रजनन करने की विधियाँ भी होती हैं, भिन्न होती हैं। तो कुल मिला के हम लोगों ने अभी तक पढ़ा कि जो सजीव हैं, सजीव के लक्षण क्या-क्या होते हैं। तो वे भोजन करते हैं, ठीक है, वे श्वसन करते हैं, वृद्धि करते हैं और क्या करते हैं, प्रजनन करते हैं। और एक हम लोगों ने क्या पढ़ा, आप कमेंट बॉक्स में बताइए अगर आप पूरा वीडियो देख रहे हैं तब। क्या सभी सजीव गति करते हैं? तो हाँ, सजीव गति भी करते हैं, लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि सभी सजीव गति करें, क्योंकि पेड़-पौधा तो गति करते ही नहीं है। ठीक है, अध्याय 5 में हमने जंतुओं की गति के विषय में विभिन्न तरीके पर चर्चा की थी। ठीक है, वे एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाते हैं तथा उसके शरीर में अन्य प्रकार की गति दिखाई देती है। पौधे के विषय में क्या विचार है? क्या वे गति करते हैं? तो बिल्कुल नहीं। पौधे सामान्यतः भूमि पर जकड़े होते हैं, अतः वे एक स्थान से दूसरे स्थान तक नहीं जा सकते। परंतु विभिन्न पौधे जैसे जैसे कि जल, खनिज एवं संश्लेषण खाद्य पदार्थ पौधे के एक भाग से दूसरे भाग तक संवहन होती है। मतलब पौधा, जैसे कि एक पौधा लगा हुआ है ये, तो अपनी ज़मीन पे ही रहेगा, ये वृद्धि नहीं करेगा, लेकिन शरीर के अंदर इसका वृद्धि होती है। यहाँ पानी है तो ये पानी का अवशोषण करके ये तना के माध्यम से पूरा शरीर में फैलता है। मतलब शरीर के अंदर में संवहन हो रहा है, संवहित हो रहा है, लेकिन गति नहीं हो रहा है, यहाँ से वहाँ ये नहीं चल सकता। ठीक है, क्या आपने पौधे के अन्य प्रकार की गति भी देखी है? तो बिल्कुल नहीं। शरीर के अंदर गति होती है, बाहर नहीं पौधा का। पुष्पों का खिलना एवं बंद होना, ये भी सही बात, ये भी गति के टाइप का है। क्या आप याद कर सकते हैं कि कुछ पौधे विभिन्न उद्दीपन के प्रति किस प्रकार अनुक्रिया करते हैं? हाँ, छुई मुई का जो पौधा है, छूते ही मुरझा जाते हैं, ये भी उस गति का हिस्सा है। हम कुछ निर्जीव वस्तुओं को भी गति करते देखते हैं। हाँ, जैसे कि गाड़ हो गया, गाड़ी हो गया, ठीक है, कागज़ का छोटा टुकड़ा, बादल, ये सब भी गति करते हैं, लेकिन ये निर्जीव है, क्योंकि सजीव होने के लिए 5-6 पॉइंट फॉलो करना है ना? कि भोजन करना है, श्वसन करना है, वृद्धि करना है, गति करना है, प्रजनन करना है। तो ये सारे चीज़ फॉलो होगा तब वो सजीव कहलाएँगे। केवल गति करने से सजीव नहीं बन जाएगा। जैसे कि कार, बस, ये लोग भी तो गति करता है, बादल भी गति करता है। क्या इनकी गति सजीवों की गति से किस प्रकार भिन्न है? तो बहुत भिन्न है। प्रकृति में विभिन्न प्रकार के जीव हैं, लेकिन उन सभी में कुछ लक्षण एक समान होते हैं, जिनकी हम पहले चर्चा कर चुके हैं। मृत्यु जीवन के लिए एक सामान्य लक्षण है। मृत्यु भी है, सजीव का मृत्यु भी होता है। ठीक है, चूँकि जीव की मृत्यु होती है, इसलिए सजीव की प्रजातियाँ हज़ारों वर्षों तक सभी अस्तित्व में रहते हैं। जबकि वे प्रजनन कर अपने समान संतान उत्पन्न करते हैं। एक अकेला जीव प्रजनन किए बिना भी मर सकता है। ठीक है, परंतु सजीव के प्रजाति तभी अस्तित्व में रहती है जब तक वे सदस्यों में प्रजनन करता है। ठीक है, हमने देखा कि सभी सजीव वस्तुओं में कुछ विशेष लक्षण समान रूप से दिखाई देती है। उन सभी में भोजन की आवश्यकता होती है, लक्षण दिखाई देता है। उनमें श्वसन, उत्सर्जन, उद्दीपन के प्रति अनुक्रिया, प्रजनन, गति एवं वृद्धि होती है तथा मृत्यु होती है। ये सब सजीव के लक्षण हैं। ठीक है, एक ही जगह लिख दिया गया है कि सजीव जो है भोजन करते हैं, श्वसन,
उत्सर्जन, उद्दीपन, प्रजनन, गति एवं वृद्धि और मृत्यु, ये सब करते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 लक्षण है सजीव का, ठीक है? ये आपको याद रखना है। और निर्जीव का क्या होगा? क्या हम ऐसे कुछ निर्जीव वस्तुओं को बता सकते हैं? इन लक्षणों में कुछ लक्षण दिखाई देती हैं, बिल्कुल सही बात। जैसे कि कार है, गति दिखाई देती है, गति सजीव में भी है, गति कार में भी है, साइकिल में भी है, नदी में भी है, ठीक है? आकाश में चंद्रमा भी गति करता है, हमारे हमारे देखते-देखते, और बादल भी गति करता है, ठीक है? क्या इन वस्तु में सजीव कहा जा सकता है? तो बिल्कुल नहीं। सजीव होने के लिए 8 लक्षण फ़ॉलो करने पड़ेंगे। हमें स्वयं से प्रश्न करना होगा कि क्या हमने सजीवों के अन्य सभी लक्षण भी पाए जाते हैं? और आप सोच के देखिए कि 8 लक्षण के अलावा और कौन-से लक्षण हैं जो सजीव में पाए जाते हैं, ठीक है? आप सोच कर बताइएगा। सामान्यतः सजीवों में वे सभी लक्षण पाए जाते हैं जिनकी हमने चर्चा की है, परंतु निर्जीव वस्तुओं में वे सभी लक्षण दिखाई नहीं देते। क्या यह हमेशा सत्य है? क्या हमें सभी सजीवों में वे सभी लक्षण जिनकी हमने चर्चा की, हमेशा निश्चित रूप में दिखाई देती है? क्या हमें निर्जीवों में वे सभी लक्षण कभी भी एक साथ दिखाई नहीं देते? उनमें से कुछ लक्षण ही दिखाई देते हैं। इस विषय को और अच्छी प्रकार से समझने के लिए आइए किसी बीज के विषय में विचार करें, ठीक है? एक क्रियाकलाप दिया हुआ है, अब क्रियाकलाप की ज़रूरत ही नहीं है। हम लोगों ने जितना इम्पोर्टेंट था, जितना भी इस चैप्टर में इम्पोर्टेंट है, वो सारी चीज़ हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है? तो ये कुछ शब्दावली है और कुछ अभ्यास प्रश्न है, जो ना समझ में आए आप कमेंट करके पूछें। इस क्लास को यहीं समाप्त किया जाता है, ठीक है?